नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली रेजिडेंस में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो लेके चलेंगे सर वो सुपर टैट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? सुपर टैट। क्या लेके चल रहे हैं सर? सुपर टैट। और सुपर टैट में जो लेके चल रहे हैं वो हम आपका सुपर टीटी है ना, और सुपर टीटी में जो सीडीपी का जो भाग है उसको लेके चल रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट लेके चलेंगे है ना, यूनिट फर्स्ट लेके चलेंगे। जो यूनिट फर्स्ट होगा ये मिनिमम 10 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 10 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपका शिक्षण कौशल होगा, कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो आपको ये 8 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा शिक्षण की विधियां एवं कौशल, है ना। ये प्रमुख रूप से हमारा एक टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? टॉपिक शिक्षण की विधियां और कौशल। दूसरा रहेगा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या रहेगा सर? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो दूसरा रहेगा वो हमारा रहेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, है ना। ये भी हमारा एक टॉपिक है। उसके बाद एक बुक पढ़ने को मिलेगी, वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है ना। इसमें जो वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा है, ये आपकी पूरी एक बुक है। हमने ऑलरेडी आपको वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा की बुक दिखाई भी थी, है ना। क्या थी? वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा, है ना। हमने दिखाया भी था कौन सी बुक है, इसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद है नया एक, ये पूरी ये भी आपकी समावेशी शिक्षा एक बुक ही है, पूरी बुक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास क्या क्या किए गए, ये भी आपकी बुक है, इसको हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ा देंगे। फिर शैक्षणिक मूल्यांकन मापन, ये आपका टॉपिक है। ऑलरेडी इस टॉपिक को हमने पढ़ाया भी है, शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन। आरंभिक पठन कौशल भी हमने आपको पढ़ाया है, टेट में भी पढ़ाया है, सी टेट में भी पढ़ाया। शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपकी बुक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। शैक्षणिक प्रबंधन कैसे कैसे क्या करेंगे और उसमें प्रशासन की क्या भूमिका होगी। बोले तो जो एक विद्यालय होगा उसका जो शैक्षणिक प्रबंधन करता है वो प्रधानाचार्य करता है। तो शिक्षण में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होगी, ये बात। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुक। तो हम बुक स्टार्ट कर लेते हैं भैया। वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। अगर वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा की बात अगर की जाए तो इसमें 4 तरह से शिक्षा दी गई है। सबसे पहली जो शिक्षा होगी वो होगी प्राचीन काल की शिक्षा होगी। क्या होगी? पहली शिक्षा होगी प्राचीन काल की शिक्षा, या इसको कहा गया वैदिक कालीन की शिक्षा, या इसको कहा गया हिंदू शिक्षा प्रणाली, या इसको कहा गया ब्राह्मणीय शिक्षा, या वैदिक दर्शन की शिक्षा के नाम से भी इसको जाना गया, है ना। तो कुल मिला के वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा में 4 तरह की शिक्षा पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा, और दूसरी जो शिक्षा पढ़ेंगे वो मध्ययुगीन या मध्यकालीन शिक्षा, या इसका दूसरा नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। क्या पढ़ेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से भी पढ़ेंगे। उसके बाद रहेगा आपका तीसरी जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? मुगल कालीन शिक्षा या ब्रिटिश कालीन शिक्षा, या इसको कहा गया मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। क्या कहा गया? इसको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी कहा गया। उसके बाद है स्वतंत्र कालीन शिक्षा या आधुनिक शिक्षा प्रणाली। क्या कहा गया? स्वतंत्र कालीन शिक्षा, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की, कहने का मतलब है सब प्राचीन काल की शिक्षा से भी आपका एक प्रश्न बना है, हमने पेपर भी करवाया है ना। 68,000 में भी बना है, 69,000 में भी बना है। मध्यकालीन बौद्धकालीन शिक्षा से भी प्रश्न बना है, और मुगल कालीन, क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का शासन था, है ना। मुगल का जाना हो रहा था, बोले तो मुस्लिम का जाना हो रहा था, और ब्रिटिश का आना हो रहा था। और उसके बाद स्वतंत्रता कालीन शिक्षा, मतलब स्वतंत्र भारत हुआ,
तो स्वतंत्र भारत में कैसे क्या शिक्षा हुई, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और हमने स्टार्ट भी कर दिया है, वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा। अब चलिए, ये मैंने इसलिए कर लिया भैया, चाहते तो हम आपको लिखते, ज़्यादा समय नष्ट होता है ना, तो हम डायरेक्ट ये ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझाते चलेंगे, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक कालीन शिक्षा, है ना। वैदिक कालीन शिक्षा कोई हिंदू शिक्षा प्रणाली या प्राचीन कालीन शिक्षा या वैदिक धर्म एवं दर्शन पर आधारित होती है। ये जो शिक्षा थी उस पे, जो वैदिक धर्म था उस पे, और जो वैदिक कालीन में दर्शन था इस पर ये शिक्षा आधारित थी। इस शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था, प्रारंभ वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक कालीन में जो शिक्षा थी वो एकदम निःशुल्क थी, और जो राज्य का राजा होता था उसके नियंत्रण में ये शिक्षा होती थी। और उस समय शिक्षा को चलाने के लिए आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमि, वस्त्र और पशु इत्यादि हुआ करते थे। जबकि उत्तर वैदिक कालीन जब हुआ तो ब्राह्मणों का इसमें पूर्ण राजस्व था। बोले तो ब्राह्मणों का एक छत्र राज्य था, और ब्राह्मणिक ही शिक्षा इसलिए इसको कहा गया, है ना। अब चलिए देख लेते हैं शिक्षा की संरचना, है ना। जो आपकी बौद्ध का ये शिक्षा जो हुई है प्राचीन कालीन शिक्षा, इसमें क्या इसकी संरचना थी, तो प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, ये थी 5 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी, और ये शिक्षा घर में ही प्रारंभ करते थे। जब ये शिक्षा घर में प्रारंभ करते थे और उस शुभ दिन को ही विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। क्या कहते थे, विद्यारंभ संस्कार। और प्रश्न ये पूछेगा विद्यारंभ संस्कार कब होता था, तो ये घर में ही होता था। और कितनी वर्ष की आयु में होता था, तो ये 5 वर्ष की आयु में शिक्षा का प्रारंभ हो जाता। जबकि यहाँ जो उच्च शिक्षा दी जाती थी तो उच्च शिक्षा गुरु के पास दी जाती थी, और उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश की अवधि थी वो 8 वर्ष से 12 वर्ष तक थी। ये क्वेश्चन बना है। और उपनयन संस्कार इसमें जो दिया जाता था, तो उपनयन संस्कार का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात जब बालक प्रवेश कर लेता था गुरु के समीप जाके पढ़ता था, उसको कहते थे उपनयन संस्कार। ये आपका पूछा गया है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। शिक्षा वर्ष पर आधारित थी। ये जो शिक्षा वर्ष थी, अब देख लो, जैसे पहला था ब्राह्मणीय, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य, और चौथा शूद्र को कुछ भी नहीं मिलता था। अर्थात जो ब्राह्मण शिक्षा थी ये 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती थी। ब्राह्मण को कर्मकांड सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था, कर्मकांड सिखाया जाता। जब 10 की, ये क्षत्रियों को 10 वर्ष में जो कि शासन का कार्य और युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो वैश्य होते थे इन्हें कृषि का और पशुपालन की शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो शूद्र होते थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का अवसर दिया जाता था। क्या दिया जाता था, सेवा करने का अवसर दिया जाता था। अब देख लो, हम आते हैं वैदिक काल में शिक्षा का। अगर बात की जाए जो वैदिक काल की शिक्षा है, इसमें शिक्षा का क्या अर्थ था, तो इसमें शिक्षा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ज्ञान के लिए किया गया है, विद्या के लिए किया गया है, विनय के लिए किया गया है, और अनुशासन के रूप में 4 बातों पर निर्भर वैदिक काल की शिक्षा थी। कौन सी 4 बातें थी, ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन। कौन सा था, ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन। यह एक समापवर्तक संस्कार होता था, कि समावर्तक संस्कार का मतलब जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी और गुरु के शिष्य को उपदेश देता था, और उन उपदेशों का शिष्य क्या करता था, पालन करता था। वैदिक कालीन में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, और यहाँ पर एस्टेट में आपका एक प्रश्न बनेगा, है ना, यहीं से कि वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे पहले स्वाध्याय एवं संरक्षण का संवर्धन करना, बोले तो स्वस्थ और संवर्धन करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करेंगे। तीसरा, सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्यों का हमें बोध होना चाहिए, और संस्कृति का संरक्षण का विकास करेंगे। साथ ही साथ नैतिक और चारित्रिक विकास,
कहने का मतलब है वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, स्वास्थ्य पर बल दिया जाता था और जो ज्ञान होता था उस पर बल दिया जाता है, सामाजिक कार्यों पर बल दिया जाता था, जो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य थे उन पर बल दिया जाता था, जो वहाँ की संस्कृति थी, कल्चर थी, उस पर बल दिया जाता है और नैतिक चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने अपना जो एक टॉपिक था, जो यूनिट फर्स्ट था, बोले तो यूनिट फर्स्ट प्रारंभ कर दिया और कुछ पढ़ा भी दिया, है ना। ये कल अब आपको नई यूनिट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल का क्या नाम है भैया? CDP रजनीश। क्या नाम है? CDP रजनीश, है ना। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।